हेलो एवरीवन, आई वेलकम हियर ऑल द फ्यूचर सीएमएस। सो दोस्तों, आज से हम हमारा पढ़ने का जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट डे होने की वजह से ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से थोड़ा ये शेयर कर दूं कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है? ऑलराइट दोस्तों। सो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अभिजीत सेन गुप्ता, अ क्वालिफाइड CMA, एंड आई एम ऑल्सो एन FMA USA with an international fourth rank. So I'll be guiding you throughout the journey of CMA, and I've taught मतलब 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, and I've taught many other courses also. But particularly if I talk about US CMA, then in that case I've taught thousands of students, and many students literally have scored amazing marks, and I hope that the same trend will continue with you. All right? चलिए दोस्तों, so let's quickly begin. दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बता दूं। ठीक है? राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो ये जर्नी अभी शुरू करने जा रहे हो, इसमें आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव योर ओपन माइंड जस्ट लाइक दिस ब्लैंक स्क्रीन। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा एक बात बता देता हूँ। दैट्स जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी मूव अहेड, obviously we will be also be referring to any particular book, right? So we will be referring to the hawk materials, right? And maybe if you're watching this video, maybe you're referring to some other book, whatever. आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, that doesn't matter. But what I want is you should have an open mind like this blank screen. ठीक है? तो हम लोग क्लास के शुरुआत में इस ब्लैंक स्क्रीन से शुरू करेंगे। मैं किसी बुक को रेफर करते हुए उसका लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको उसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है? हाँ, लेकिन मैं अपना जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों को पढ़ा के जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस जरूर आपको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है? सो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत कुछ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास भी एक ब्लैंक रजिस्टर रेडी होना चाहिए। ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक योर सेल्फ नोट्स। ठीक है? क्योंकि उससे बेहतर और कुछ नहीं होता। आप कोई भी बुक रेफर कर लो, अपने सेल्फ नोट से अच्छा और कुछ नहीं होता। ठीक है? आई विल जस्ट सजेस्ट यू वन पैटर्न। आप अपने हिसाब से वहां पे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ चीजें यहाँ लिखूंगा, कुछ चीजें मैं पहले से यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपको शो करूंगा, एज द केस में बी। बट व्हाट आई वांट इज कि यू शुड बी नोटिंग देम डाउन। ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके हर इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना। ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, मेक एन हैबिट कि आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ अस टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है? सो उसकी तैयारी फ्रॉम डे वन आपको शुरू कर देना है। सर कैसे सर? देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप अपना एक स्पेशल मार्किंग पैटर्न रखो। जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ स्टार मार्क। ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरिया जहां पर आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यार ये थोड़ा भारी था ये चीज, है ना? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पुट अ स्टार मार्क देयर। ठीक है? Now, immediately after the class, you should go for a self study, a self revision. मतलब after the class आप एक बार अपनी तरफ से एक बार चीजों को दोबारा देख रहे हो। ठीक है? अब वहां हो सकता है कि किसी एरिया में आपको देख के दोबारा देखने पे आपको लगे कि हाँ यार ये ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि नहीं यार ये अभी भी मुश्किल लग रहा है ना? सो पुट अनदर स्टार मार्क देयर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू अगेन शुड बी रिवाइजिंग द टॉपिक्स। अदरवाइज क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं टॉपिक्स हमारे दिमाग से, है ना? तो जब आप फिर से रिवाइज कर रहे हो तो वहां पर हो सकता है इस बार आपको वो इजी लगे, हो सकता है इस बार भी आपको वो ट्रिकी लगे। अगर ट्रिकी लगा, तीसरा स्टार, एंड सो ऑन। तो एग्जाम के एक दिन पहले आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखना जिसमें सबसे ज्यादा आपको स्टार मार्क्स नजर आ रहे हैं। ठीक है? सर इतना हम लोग रिवाइज कर पाएंगे क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम द क्लास, इफ सपोज यू आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 2 to 3 hours अ डे, ठीक है, सो हमारा कोर्स इतना बेहतरीन कोर्स है कि 2-3 घंटे की पढ़ाई में भी आराम से मैनेजेबल है। सो इवन इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तब तो आप इससे ज्यादा ही मैनेज कर पाओगे जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है? बट इवन इफ यू आर वर्किंग, तो भी 2 से 3 घंटे आप आराम से मैनेज कर सकते हो। आई डिड द सेम। ठीक है? व्हेन आई वाज वर्किंग, शाम को घर आने के बाद इट्स लाइक बहुत टायर्ड फील होता है भाई, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है? अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको पढ़ लोगे तो दैट विल बेनिफिट यू। ओके? चलिए, तो ये हुआ सबसे पहले कैसे पढ़े, है ना? ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक को रेफर नहीं करूंगा। ठीक है? मैं ब्लैंक स्क्रीन में कुछ ना कुछ चीजें बताता हुआ चलूंगा, लेकिन क्या बताऊंगा भाई? तो सबसे पहली बात, लेट मी टेल यू, हमारा जो सिलेबस होता है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में क्या होता है, जैसे जो भी कोर्सेज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं सीए की बात करूं, सीएस की बात करूं, या इंडियन सीएमए की बात करूं, तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, व्हाट दे डू इज दे रिलीज देयर स्टडी मटेरियल्स। ठीक है?
तो वो स्टडी मटेरियल बेस्ड पढ़ाई होती है। और ज्यादातर कोर्सेज, मैंने ये सभी पढ़ाए हुए हैं इसलिए मैं जानता हूँ, ये ज्यादातर कोर्सेज में क्या होता है कि जो स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है या उनके और पब्लिकेशंस जो आते हैं, जैसे सी इंस्टीट्यूट के आप लोगों ने देखे होंगे कि रिवीजन टेस्ट पेपर्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आते हैं। सो वहां से ही उसी पैटर्न के उसी टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है हूबहू वही का वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो बेसिकली द अप्रोच इज स्टडी मटेरियल अप्रोच। ठीक है, सो सर क्या हमारे एग्जाम में भी ऐसा ही कोई स्टडी मटेरियल आता है? नहीं। तो हमारे एग्जाम में क्या आता है? हमारे एग्जाम में इंस्टीट्यूट जो रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज द लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स। आई विल शो यू। देखो, these learning outcome statements, these you can easily download that from the official website of IMA। ठीक है, imanet.org, या आप गूगल में जाके भी अगर आप CMA LOS करके सर्च करो तो वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा वहां पे। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से चीजें दिए हुए रहते हैं, एज यू कैन सी हियर। So as we know that part 1 is divided into 6 different sections. I hope you know that. ठीक है, if not then you should be knowing right now। ठीक है, हमारा एग्जाम कैसा होता है? ऑल इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिला के एक पार्ट होता है और उसका एक साथ आपको एक एग्जाम दिया पूछा जाएगा ऑफ 500 मार्क्स, है ना? आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, राइट? टू पास यू नीड टू गेट 360 marks। 75% of the paper will be multiple choice based and 25% of the paper will be case based। पहले पहले ऐसे बेस्ड हुआ करता था, अब वो केस बेस्ड होता है। ठीक है, खैर ये सब के बारे में तो हम लोग धीरे धीरे हौले हौले देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा अब मेन बात पे अगर मैं आ जाऊं तो ये है हमारा सिलेबस। सो व्हाट यू सी हियर, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो दिस इज नॉट गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टडी मटेरियल, दिस इज लाइक एन इंडेक्स। दैट इज दे हैव डिफाइंड अ टॉपिक। ओके, सो यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि दे आर नॉट आस्किंग अस टू रीड एनी पर्टिकुलर बुक एंड द कंटेंट्स टू रिमेंबर द कंटेंट्स ऑफ द बुक। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अस, दे आर जस्ट रिलीजिंग द टॉपिक नेम एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि उस टॉपिक के बारे में यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज। ना कहीं से भी रेफर करो, कुछ भी रेफर करो, बट यू शुड बी हैविंग द कंप्लीट नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो आई विल बी कीपिंग दिस एज माय बेस। ओके, द LOS, और LOS के मुताबिक जैसा उसका फ्लो है उस टॉपिक के बारे में मेरे पास जितना नॉलेज है वो सब मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ उसके बारे में रिसर्च काइंड ऑफ करते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये कमिट कर रहा हूं कि आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट, इतना कि आपके एग्जाम के लिए इट विल बी मोर देन इनफ, बट स्टिल मोर नॉलेज इज नॉट हार्मफुल, लेस नॉलेजेस, है ना? तो अपनी तरफ से भी अपना रिसर्च आप बिल्कुल मैं इंकरेज करूंगा, यू शुड बी डूइंग इट। ठीक है, ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया कि कहां से पढ़ना है ना? ओके, नाउ व्हेन वी मूव ऑन, तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 में, तो यूजुअली स्पीकिंग वी स्टार्ट विथ, जैसे यहाँ पे नाम से ही आपको नजर आ रहा है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, यहां आप लोग जो शुरुआत करने वाले हो दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ओके, नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये क्या होता है सर, है ना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली अबाउट अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट, है ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आई डोंट नो, मे बी आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हो, शायद कुछ लोग यहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और शायद कुछ लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होंगे। अगर इन केस आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आई विल रेकमेंड कि इसका जो एक इंट्रोडक्टरी पहले का जो मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ पे कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं, रेफर टू देम। ठीक है, विदाउट रेफरिंग टू देम अगर यहां पर आओगे तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए प्लीज अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा वो जो बेस है वो अपना बिल्डअप कर लो, उसके बाद यहां पे आना। ठीक है, तो मेरे रिकॉर्डिंग्स जो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखे हुए हैं उनको देखना आप लोग। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट ईदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और आप लोगों ने वो बेस जो तैयार होता है वो वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा जो जर्नी होता है वो जर्नी कुछ ऐसा होता है कि हम लोग सबसे पहले वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो लेट मी, अच्छा यहाँ एक और चीज जरूरी है कि रुपीज से डॉलर साइन में आ जाना जितने जल्दी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हमें लैक्स और क्रोर्स की आदत होती है। अमाउंट हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 लाख लिखना है सपोज, तो हम यहाँ ऐसा कुछ लिखते हैं 1 लाख, है ना? मुझे अगर 1 CR लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, है ना? सो सर डॉलर्स पे ऐसा नहीं होता है, यहां पर थोड़ा मिलियंस बिलियंस वाला लैंग्वेज यूज होता है, पहले उसकी भी आदत डाल लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिटन
इन यहां पे कैसा होता है, 3 zeros का पैटर्न फॉलो होता है। 3 zeros, दिस इज thousands, राइट? ऑल ऑफ अस नो दैट। अब इसके आगे और 3 जीरो अगर लग गए तो ये हो गया मिलियन। यहां और 3 जीरो अगर लग गए, थोड़ा बाहर चला गया ठीक है, तो ये हो गया बिलियन। और 3 जीरो लगा दिया तो वो हो जाएगा ट्रिलियन। ओके, सो ये मिलियंस बिलियंस वाला लैंग्वेज भी थोड़ा आप लोगों को आदत डालनी होगी। ठीक है, ओके चलिए। तो मैं ये कह रहा था आई एम सो सॉरी, मैं ये कह रहा था आपको कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले a lot of financial matters come in front of us when we are doing into entering into a particular business. When we are doing business, then there will be a lot of financial activities that will be going on, right? So agar itne sare activities hai to the first concern is that are we going to remember all these? It's not possible for us. We are human beings, हम लोग इतना याद नहीं रख पाते, हमारा रैम उतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, तो अगर सब कुछ याद नहीं रख पाते तो फिर क्या करें सर? लिख के रखो, है ना? तो यहां से इंपॉर्टेंस आता है सबसे पहले ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज बेसिकली द पर्पस इज टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड। ठीक है, व्हाट एवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन, पहले पता तो होना चाहिए क्या है, तो नोट डाउन करके रख लो भाई, है ना? अब रिकॉर्ड करना है तो हम तो कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम तो ऐप ही लिख लेंगे या ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, है ना? या आजकल जैसा होता है फोन से सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, है ना? जो मैं ऑप्शन अक्सर देखते रहता हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ फेस टू फेस क्लास एंड सपोज आई डोंट नो अबाउट ऑनलाइन वंस, बट यस दिस इज व्हाट हैपेंस कि मैं अगर कुछ लिख लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बेटा इसको नोट डाउन कर लो, सो पीपल जस्ट कम एंड टेक अ पिक। ओके, ऑनलाइन में भी ऐसा ही, मैं आपको साक्षात देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्लीज ऐसा प्लीज मत करना, थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेना चीजों को। ठीक है, एनीवेज, सो कमिंग बैक, तो होता यह है कि हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड कैसे करें? तो यहां हमारा एक खास अकाउंटिंग तरीका होता है। वी हैव अ ब्यूटीफुल अकाउंटिंग लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट भाषा में एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजों को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके, रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड जब करते हैं तब सब चीजें इकट्ठा रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, स्कैटर्ड। सो अब क्या करें? अब चीजें अगर स्कैटर्ड है तो मुझे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर फोकस करना है, सो दैट्स वेयर द नेक्स्ट स्टेप कम्स। व्हाट इज दैट? लेजर। सो वी मेक लेजर। ओके, सो हियर व्हाट वी डू इज वी फोकस ऑन वन सिंगल अकाउंट। ठीक है, एंड वी आर मतलब उसी अकाउंट के बारे में, उसी इंफॉर्मेशन के बारे में एक जगह पे लिखा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल, वो भी बीच में आता है, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को इस तरह से लिख लेने के बाद, इट कम्स टू समथिंग कॉल्ड एज रिपोर्टिंग। ठीक है, नाउ रिपोर्टिंग से ही हमारा जर्नी शुरू हो रहा है, यानी हमारे सिलेबस में ये नहीं है रिकॉर्डिंग एंड लेजर, ये सब नहीं है, हमारा सिलेबस से शुरू हो रहा है फ्रॉम रिपोर्टिंग। बट ये रिकॉर्डिंग लेजर ये जो है, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, है ना? तो मैं कोई भी टॉपिक आपको बताऊं उसमें कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग भी आएगा, कहीं ना कहीं लेजर भी आएगा, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट एनीवेज, तो व्हाट इज रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग क्या होता है? अब सोच के देखो, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैरिड लोग बेचारे यू नो कहीं पे भी जाओ, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, फोन आ जाएगा बीवी का, नहीं है, कहाँ हो, कब तक आ रहे हो, यू हैव टू रिपोर्ट। ठीक है, या अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन मे बी मम्मी को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, कहाँ है तू, खाना खाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? अच्छा चलो, और भी चीजें, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू वॉच द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फाइनल्स, ओके, लेकिन रात के 12:30 बजे था और मैं इतना जग नहीं पाता हूँ, प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, तो मैं अगर जग नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो देखना भी है, तो क्या करूंगा? अब मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आई विल डेफिनेटली वॉच अ रिपोर्ट, क्या हुआ, कैसा हुआ, राइट? सो व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट कहने से इज काइंड ऑफ पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू अ यूजर, है ना? किसी के काम का चीज मुझे उस तक पहुंचा देना है, दैट्स व्हाट इज अ रिपोर्ट। सो यही चीज अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में कहूं, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, what about the sales, what were the expenses, what was the profit, what are the assets, what are the liabilities, all these informations मैं रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करके यूजर्स तक पहुंचाऊंगा, राइट? दैट्स व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, चलिए ठीक है भाई, ये तो देख लिया, लेकिन अब ये रिपोर्टिंग में कैसा, मतलब कितना रिपोर्ट करूं है ना? कितना रिपोर्ट करूं, मतलब क्या मैं यहाँ पे कुछ यू नो मेरी मर्जी लगा सकता हूं? मतलब मैं जितना चाहूंगा उतना ही रिपोर्ट करूंगा, बाकी छोड़ दे यार, कौन देख रहा है फिर, है ना? चलेगा ऐसा?
ऐसा नहीं चलता। सो डू यू थिंक दैट दिस रिपोर्टिंग नीड्स टू बी रेगुलेटेड? जरूरी है, अदरवाइज हर बंदा कहीं पे भी कुछ भी करता रहेगा। करेक्ट? So normally speaking, we do have national level regulations in every single country, or rather should I say almost every single country. ठीक है? But when it comes to international business, आप किसी एक देश में नहीं हो, एक देश में तो एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है, वो जो कह रहा है उसके मुताबिक होगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, तो हमारे ऐसा कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट तो है नहीं, है ना? यहां पे अलग अलग देश आ जाएंगे, सबके गवर्नमेंट के रूल्स अलग अलग है। अब सोच सबका अलग अलग हो सकता है, अब उसके मुताबिक क्या मैं अलग अलग वेरिएंट्स देखूंगा अकाउंटिंग का? नो। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे सामने आ जाता है इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो अकाउंटिंग के जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, ये हम दो फॉर्म में देखते हैं। एक को हम कहते हैं यूएस गैप और दूसरे को हम कहते हैं आईएफआरएस। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में अभी बताने वाला हूं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्टली विद व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट और व्हाट इज अ बैलेंस शीट और व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग सबसे पहले ये तो जान ले कि यार इसका नींव क्या है ना? चलो तो देखते हैं भाई। सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय यूएस गैप? ठीक है? क्या ऐसा कोई किताब होता है जिसके ऊपर लिखा होगा यूएस गैप, है ना? फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं वैसे यूएस गैप पढ़ेंगे, ऐसा कुछ होता है? हाँ भी और ना भी। ठीक है? बेसिकली व्हाट इज द थिंग इज दैट यूएस गैप इज अ नेम बाय व्हिच इट इज कॉल्ड। ठीक है? बट एक्चुअली वो क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है? तो देखो, जनरली स्पीकिंग जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल कुछ कानून कायदे बनाने की बात आ जाती है, तो हमेशा से ही एक ऐसा परंपरा रहा है, काफी सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यूएस आगे बढ़ने की एक मतलब उसकी इच्छा होती है कि हम लोग लीड लेंगे, आई विल बी द लीडर। ठीक है? तो ये हमेशा से ही था, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जब यूएस गवर्नमेंट ने सबसे पहले यूएस गैप बनाए थे उनके देश के लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया कि ये इंटरनेशनल लेवल में भी, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल लेवल ऑपरेशंस वो यूएस मानता है कि हम जिम्मेदार है उसके लिए, तो उन्होंने उस तरह से चीजों को बना लिया। There were many countries who simply applied or simply followed it as it is. भाई यूएस गैप में जैसा है ना वैसा ही हम भी करेंगे। ठीक है? तो उस तरह से ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल लेवल नॉर्म जैसा बन गया। ठीक है? अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हेर फेर देख रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा अबाउट द एनरॉन केस। ठीक है? एनरॉन केस में क्या हुआ था कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है? तो आएगा हमारे सिलेबस में आगे चल के, तब डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि जैसे मैं अपने बारे में अगर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं अपनी अच्छी बातें सारे आपको बता रहा हूं, सारे अच्छी बातें बता रहा हूं, लेकिन कोई भी परफेक्ट तो नहीं है ना, मेरे अंदर भी कुछ तो बुरी बात है, कोई तो बुरी आदत है, कुछ तो है, और मैं आपसे छुपा रहा हूं। तो क्या मैं आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग कर रहा हूं? नहीं ना। तो यही चीज हुआ एनरॉन के साथ। एनरॉन ने क्या किया, उन्होंने अपने अच्छी चीजें सारे रिपोर्ट किए और जो लाइबिलिटीज थे, जो डेप्थ थे, वो उन्होंने हाइड किए। ठीक है? उस पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, मस्त तिकड़म कुछ लगाया और कुछ अलग कर दिया। ठीक है? सो दैट्स व्हाट दे डिड। एंड उनका जो अकाउंटिंग फर्म था आर्थर एंडरसन, जो उस वक्त में टॉप एटलीस्ट बिग फाइव में तो था, बिग फोर्स ना सही तो बिग फाइव में तो था। ठीक है? रातों रात खत्म हो गया क्योंकि दे वर कॉट हाइडिंग और इरेजिंग द एविडेंसेस। ठीक है? तो जो भी हो, ऐसे एक केस की बात कर रहा हूं, ऐसा तो बहुत सारे केसेस हुए थे। तो बहुत सारे लूप होल्स नजर आने की वजह से देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। और अकाउंटिंग के बेसिस में यूएस की अगर बात करें, यूएस गवर्नमेंट, तो यूएस गवर्नमेंट ने फ्रेम किया एसईसी। ठीक है? व्हाट इज एसईसी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। ठीक है? सो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने फ्रेम किया एफएएसबी। एफएएसबी का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन्होंने बेसिकली सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन सा हो गया? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। इंडिया में भी होता है, जैसा आप लोगों ने सुना होगा सेबी, सुना है ना? तो वैसे ही होता है यूएस में एसईसी। ठीक है? ओके। तो ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हुआ। ठीक है? बट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग के ऊपर फोकस्ड जब चीजें आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने एफएएसबी का फॉर्म किया। तो एफएएसबी वाज व्हाट? इट इज बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है? इनको जिम्मेदारी दी गई कि एक काम करो भाई, आप सारे अकाउंटिंग कौन से कंफ्यूजन्स आते हैं, कौन से पॉसिबिलिटीज आते हैं, क्या हो सकता है, इन सबको स्टडी करो और एक रूल बना दो।
कि भाई जब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसा है तो हम लोग ऑप्शन बी लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रूल बना दो। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे स्टडी करके इन्होंने रूल बुक बनाया जिसका नाम दिया ASC, जिसका नाम मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन एक के बाद एक बहुत सारे ये बनाते गए रिलेटिंग टू सम कंफ्यूजिंग एरियाज कि यार अकाउंटिंग में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो करे क्या, है ना। तो ऐसी चीजें यहां पे एक रूल बुक की तरह सामने आ गए, ठीक है। अब यही एसी, यही जो रूल बुक्स होता है, इसी को हम प्यार से यूएस गैप कह के पुकारते हैं। किडिंग मी? व्हाट इज यूएस गैप? समझ में आ गया अभी, ठीक है। तो आप लोग जब अपनी पढ़ाई की जर्नी अभी कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को अलग अलग जगह पे एएससी नंबर दिया हुआ होगा, आपको वो नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी याद रखा चलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में भी वो नंबर यूज होता है, लेकिन हाँ। तो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज यू नीड टू नो द कंटेंट्स ऑफ इट, उसमें रूल क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ओके, चलो यूएस गैप क्या होता है ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात सर, आईएफआरएस नाम का भी तो एक चीज है। अब मैं ये ही नहीं समझ पा रहा हूं सर कि इंटरनेशनल लेवल में यूएस गैप लगाना पड़ता है कि आईएफआरएस लगाना पड़ता है, तो बताता हूं, इसका भी क्लैरिटी देखते हैं। तो सबसे पहले ये आईएफआरएस की अगर मैं बात करूं तो ये कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं, जैसे यूएस गैप की बात कर रहा हूं तो यहां पे यूएस गवर्नमेंट रेगुलेटेड है ये, तो ऐसा आईएफआरएस को लेकर नहीं है। हालांकि इसका ओरिजिन यूके का है, ओरिजिन यूके का जरूर है, लेकिन देयर वाज एन इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच वाज नॉट गवर्नमेंट रेगुलेटेड, एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम था IASB, ठीक है। नाउ व्हाट दिस बॉडी वाज, इन्होंने कहा कि यार इंटरनेशनल लेवल इतने कंफ्यूजन हो रहे, इतने पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं, अकाउंटिंग गड़बड़ ये है, एक देश में एक मानता है, दूसरे देश में दूसरा मानता है, लेट्स मेक अ कॉमन रूल फॉर इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म किया ये बॉडी जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनका पर्पस ही था इंटरनेशनल अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। तो ये IASB ने फ्रेम किया IFRS, ठीक है। तो व्हाट इज IFRS, जैसे यहां पे मैंने ASC लिखा, यहां है IFRS। तो व्हाट इज IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, गॉट इट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये IFRS एक के बाद एक अगेन रिलेटिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ कंफ्यूजंस, IFRS में क्लैरिटी आने लग गए, ठीक है। अब बात आती है किसी बिजनेस की, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस की, तब जरा समझने की कोशिश करो। हमारे सामने अभी दो चीजें, कौन से? यूएस गैप जो कि इंटरनेशनल लेवल में कई जगह पे माना जा रहा है, और IFRS जो कि इंटरनेशनल लेवल में अगेन कई जगह पे माना जा रहा है। मेनली यूरोपियन कंट्रीज IFRS ही अडॉप्ट करता है, ठीक है। सो हम क्या करें सर? तो यहां पर बेसिकली दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह इंटरनेशनल लेवल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग यूएस गैप फॉलो करते हैं और कुछ लोग IFRS फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएस गैप, देन अगर ये यूएस के बेस्ड कोई, अगर उस कंट्री बेस्ड अगर वहां पर अगर कुछ भी है, कोई भी कंपनी अगर वहां पर रजिस्टर्ड है या उनके रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है, देन इन दैट केस दे कंपल्सरीली हैव टू फॉलो यूएस गैप, ठीक है। अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन, ओके, क्लियर। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, द डिफिकल्टी दैट यू विल बी फेसिंग while you continue is that you have learned Indian accounting and now you are shifting directly to US accounting. तो यहां सिर्फ मिलियंस और बिलियंस वाला कंफ्यूजन नहीं आएगा, यहां कुछ और भी कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि यहां जो आप नाम देखोगे वो नाम कुछ अलग होंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आदत क्या होती है? हमारी आदत होती है सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने की। जर्नल एंट्री हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, पहले डेट कॉलम होता है हमारा, और डेट के बाद हम लोग ऐसा कुछ बाय सो एंड सो अकाउंट डेबिट ऐसा करके जर्नल एंट्री पास करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के टू सो एंड सो अकाउंट ऐसा करके लिखते हैं। फिर नरेशन लिखते हैं, जिसमें हम सबकी आदत है कि पहले लिख देते थे बीइंग, और उसके बाद जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ रहता था एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देते थे, है ना। तो ये हमारी आदत है जर्नल एंट्री, है ना। उसके बाद हम करते थे लेजर पोस्टिंग, जिसमें कुछ ऐसा टी बनता था, है ना। इस तरफ कुछ भी लिखा तो डेबिट, इस तरफ कुछ भी लिखा तो क्रेडिट, है ना। तो वही लिखते थे, फिर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब कुछ निकलता था। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, है ना, जिसमें हमारी आदत कैसी है कि हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम बनाते थे पीएनएल अकाउंट, और तीसरा हम बनाते थे बैलेंस शीट, जिसमें मस्त हम लोगों को याद करा दिया गया था कि क्या ट्रेडिंग में आता है, क्या पीएनएल में आता है, क्या बैलेंस शीट में आता है।
तो वो नाम देखते ही हम सीधा वहां पे लिख देते थे। इनफैक्ट उसमें तो और भी बहुत सारे अजीब, सॉरी गलत बोल दिया मैंने बेहतरीन चीजें आते थे, लाइक से फॉर एग्जांपल वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज पीएनएल अकाउंट, है ना। अब वेजेस एंड सैलरी में वेजेस वर्ड पहले है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट, और सैलरीज एंड वेजेस में सैलरी वर्ड पहले है इसलिए पीएनएल अकाउंट, है ना। सिमिलरली बैड डेट्स, अरे सर वो फॉर्मूला है ना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी, आंसर आ गया सर, है ना। हमें ये सब चीजों की आदत है, ठीक है। आज के डेट में अगर आप प्रैक्टिकली लिटरली कोई भी कंपनी का, कोई भी इंक्लूडिंग एन इंडियन कंपनी, if you look at the financial statements of any company, you will not find anything like trading. ऐसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट यहां जो बनाया जाता है उसे या तो मैं इनकम स्टेटमेंट इस नाम से पुकारूंगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस नाम से पुकारूंगा। आप गूगल करके देख लो, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट करके सर्च करो, आपको यही नजर आएगा। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग सीखते आते थे हमेशा से, ये बहुत टाइम हो चुका है, स्क्रैप हो चुके हैं, ये नहीं चलता आजकल, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपने आप को यहां पे अपडेट करना होगा हमें, ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बैलेंस शीट हम बनाते थे तो हम क्या करते थे, यहां लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, ठीक है। यूएस में बैलेंस शीट में दिस साइड इज द एसेट साइड, दिस साइड इज द लायबिलिटी साइड, ठीक है। एंड इनफैक्ट एसेट टी फॉर्मेट में बनता ही नहीं है, वी मेक इट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, ओके। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, अलग अलग चीज है। चलो एक और चेंज बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह जो बनाते थे तो उसमें सबसे पहला नाम आता था ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट पे हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें आदत है ऐसे लिखने की, है ना। यूएस में स्टॉक मींस शेयर्स, तो मैं आगे चल के अभी जब भी स्टॉक कहूंगा आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू शेयर्स। अब वहां पर अगर आप लोग सोचोगे कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, नो आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये टर्म्स हमें अपने क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां अगर मैं स्टॉक को शेयर्स बोल रहा हूं तो स्टॉक को क्या बोलूंगा आई मीन जो स्टॉक हमने इंडिया में पढ़ा हो उसको क्या कहूंगा, जैसे हम लोग कहेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहने की जगह मैं उसे कहूंगा बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओके, ये सब चीजें बहुत सारे अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो और दो तीन चीजें बता देता हूं आपको। आप लोगों ने सुना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सुना है ऐसा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यहां पे कहेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल, एपिक, एडिशनल पेड इन कैपिटल। डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, सारी चीजें शो करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, तो और भी क्या है सर, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स कहते हैं, हम लोग कहेंगे कॉमन स्टॉक। प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। फिर आप डेटर्स क्रेडिटर्स ऐसे नाम से नॉर्मली हैबिचुएटेड होते हो, राइट। तो डेटर्स की जगह मैं यहां पे नाम यूज करूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स की जगह नाम यूज करूंगा अकाउंट्स पेएबल। नाउ रिलेटेबल, कैन आई से सो, थोड़ा बहुत रिलेटेबल है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द टर्मिनोलॉजीज, द नेम्स आर अ बिट डिफरेंट, ठीक है। इनफैक्ट अगर यूएस की अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री से ही आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा। कैसे होगा, देखो यहां पे सबसे पहले डेट लिखा जाता है, फिर यहां ये बाय टू और बिंग ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे पहले लिख देते हैं डेबिट सो एंड सो अकाउंट, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के क्रेडिट सो एंड सो अकाउंट, इस तरह का पैटर्न होता है। नरेशन लिखते वक्त वी डोंट यूज द वर्ड बीइंग, यहां पे सिंपली इंग्लिश में लिख दिया जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता कि भैया ये क्या ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो उसे मुझे इंग्लिश में लिख देना है, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेजर पोस्टिंग की भी अगर मैं बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रनिंग अकाउंट। लेजर पोस्टिंग में कई जगह पे रनिंग अकाउंट फॉलो होता है, ठीक है। सो अगेन अगर मान के चलो आप लोगों ने रनिंग अकाउंट के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बेसिक्स वाले सेशन में अलग से कवर किए हुए हैं, यहां तो मैं यूएससी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर हमारी ये बेसिक्स क्लियर नहीं है देन यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू रेफर टू द बेसिक लेक्चर्स फर्स्ट, है ना। वो बेसिक्स क्लियर करके ही आगे बढ़ना, ओके। चलिए एनीवेज, तो रनिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है और उसके बाद हमारा आ जाता है बैलेंस शीट, गॉट इट। चलिए ठीक है, अब ये तो हुआ अलग अलग तरह के तरीके बेसिकली, ठीक है। बट हमें जो जर्नी की शुरुआत करनी है वो शुरू करना है विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली। लेकिन व्हाट आई विल डू इज, मैं इमीडिएटली इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा विद सम अकाउंटिंग principles you can say, या you can say some norms that have been followed since years etc etc। ऐसा बहुत सारे अलग अलग तरह के assumptions होते हैं, तो ऐसे क्या क्या चीजें होते हैं इन सब के बारे में
expected तो यही है कि you should be knowing, but in case if you don't know, then I will be quickly referring to them. उसके बाद I will be quickly coming to the individual financial statements. ठीक है? So दोस्तों, I hope कि आज का जो पहला लेक्चर था इसमें एटलीस्ट मुझे बेसिक जानकारी तो मिल गई, है ना? और जितने मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताए ये सब आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर विल ऑल्सो बी अ शॉर्ट लेक्चर. शुरुआत थोड़े शॉर्ट लेक्चर से ही करते हैं, और ये शॉर्ट लेक्चर्स मेरा एक और इंटेंशन भी है, ये भी क्लियर कर दूं कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको पास ऑन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? सो अगले लेक्चर में आई विल बी ब्रीफिंग यू अप विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड वी विल जस्ट हैव एन इंट्रो विद व्हाट द डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, ठीक है? उसके बाद इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी, ठीक है? Okay, dosto, I hope that you enjoyed today's session. Okay, see you all in the next lecture. Okay, bye bye.